हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स यानी एनआईसी में टोटल 598 वैकेंसीज रिलीज की गई है। अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है एंड आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या काम आपको करना होता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी में निकली हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है। एंड यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 598 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से साइंटिस्ट बी यानी कि ये जो ग्रुप ए पोस्ट रहती है, ग्रुप ए जॉब है, इसमें 71 वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलता है, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी आपकी रहती है। एंड साइंटिस्ट की पोस्ट है, बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट रहती है, बहुत बड़ी लेवल की जॉब रहती है। जो अगली वैकेंसी निकली हुई है ये साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक इंजीनियर के पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी पोस्ट है, टोटल 196 वैकेंसी निकली हुई है। एंड यहाँ पे आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलता है। जो तीसरी वैकेंसी निकली हुई है ये है साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट में, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। 331 वैकेंसी निकली हुई है, मैक्सिमम वैकेंसी इसी पोस्ट में निकली हुई है। एंड यहाँ लेवल 6 का पे स्केल आपको मिलता है। तो तीनों ही पोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ आप तीनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करती है तो आप तीनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए यानी साइंटिस्ट के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर एमटेक किया हुआ है, रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड या आईटी रिलेटेड स्ट्रीम में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ये पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, बी किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे किसी भी पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने जस्ट अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज 4 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एनआईसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल 2023 है। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो और यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा और बाकी कैंडिडेट्स को 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्जाम सेंटर जितने भी मेजर सिटीज़ हैं सब में एग्जाम सेंटर है। तो जो भी आपके नियरेस्ट, आपके होम के नियरेस्ट जो भी सेंटर रहेगा वहाँ आपको अलॉट हो जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट में आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। रिटन में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसे 85% का वेटेज दिया जाएगा एंड इंटरव्यू के स्कोर को 15% का वेटेज दिया जाएगा। वहीं जो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे बस आपको रिटन टेस्ट देना होगा, केवल रिटन एग्जाम देना होगा एंड रिटन में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो रिटन एग्जाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से 65% क्वेश्चंस टेक्निकल फील्ड से रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे एंड 35% क्वेश्चंस जेनरिक एरिया से रहेंगे। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और ये ऑनलाइन एग्जाम 3 आवर्स का रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जेनरिक सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग, क्वांट, जनरल एप्टीट्यूड इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल सिलेबस है, इसमें कंप्यूटर साइंस की जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन सब सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक इंजीनियर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आप मोस्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें आप वर्क करते हो। एनआईसी की बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है, स्टेट सेंटर्स है और साथ ही साथ हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, यानी कि 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसके सेंटर्स है। इसके अलावा 741 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा वो आपको हैंडल करना होता है। देखिए, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करती है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज रहते हैं वो कॉमन पीपल तक पहुंचाना।
तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड रहता है, जो भी सेटअप वगैरह रिक्वायर्ड रहता है, वो सारी चीज़ें एनआईसी करती है। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे थे एंड इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे थे, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका वर्क रहता है मोस्टली जो प्रोग्राम असिस्टेंट रहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं उनके जैसा आपका जॉब प्रोफाइल रहता है। तो आपको अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह रहते हैं वो आपको रेगुलरली चेक करना रहता है एंड इंश्योर करना रहता है कि सारे मशीन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तो आपको रिजॉल्व करना है। अगर आपसे रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो जो टेक्निकल टीम रहती है उनसे आपको कंसल्ट करना होता है। एज कंप्यूटर ऑपरेटर आप वर्क करते हो, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क रहेगा, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी वर्क रहेगा, कुछ डेटा एंट्री वगैरह वर्क रहेगा, वो सब आपको करना होता है। यानी कि मोस्टली यहाँ पे जो वर्क रहता है आपका ये डेस्क जॉब टाइप का रहता है, फील्ड वर्क ज़्यादा इसमें नहीं रहता है। इसके अलावा NIC NAT एक है, यानी कि एक सैटेलाइट बेस्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है जो कि आपको मैनेज करना होता है। ये 2-वे कम्युनिकेशन चैनल रहता है, तो ये आपको मैनेज करना होता है। इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो वर्क रहता है ये कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है, डिजिटल रिलेटेड वर्क रहता है, तो आपके जो भी सीनियर रहेंगे, जो भी साइंटिस्ट रहेंगे, वो आपको जो वर्क असाइन कर रहे हैं वो आपको करना होता है। कई बार प्रोग्रामिंग वगैरह में भी आपको असिस्टेंस करना होता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा आपको एनालिसिस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स रहते हैं NIC के, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है, यूनियन टेरिटरीज़ में अलग अलग सेंटर्स है, इसके अलावा स्टेट में अलग अलग सेंटर्स है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। होम पोस्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो देखिए होम पोस्टिंग में आपको मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी रहेगी तो फिर आपको मिल जाती है, या फिर जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। एंड जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको मिनिमम 3 इयर्स वर्क करना होगा। 3 इयर्स वर्क करने के बाद ही आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र वगैरह मिलता है। चलिए बात करते हैं प्रमोशन की। साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद या टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद 3 इयर्स आपको मिनिमम वर्क करना होता है। उसके बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलता है एंड उसके बाद आप बन जाते हो। ये जो पोस्ट है ये साइंटिफिक असिस्टेंट A पोस्ट रहती है, साइंटिफिक असिस्टेंट A, एंड फर्स्ट प्रमोशन मिलने के बाद आप बन जाते हो साइंटिफिक असिस्टेंट B। उसके बाद 3 इयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है एंड आप बन जाते हो साइंटिफिक ऑफिसर या साइंटिफिक इंजीनियर। उस पोस्ट में फिर 3 to 4 इयर्स वर्क करने के बाद आप साइंटिस्ट B बन जाते हो। बट यहाँ अगेन बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह आपको देने होते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह भी रहते हैं, वो आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आप बन जाते हो डायरेक्टली साइंटिस्ट B, यानी कि ये जो ग्रुप A पोस्ट में जो वैकेंसी निकली है उसमें भी आप पहुँच जाते हो। लेकिन अगर जैसे आप टेक्निकल पोस्ट में ज्वाइन करो, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको 10 से 12 साल आपको लग सकते हैं साइंटिस्ट B के पोस्ट में जाने में, पहुँचने में। इसके बाद साइंटिस्ट B के पोस्ट में 3 to 4 इयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो साइंटिस्ट C। एंड इसके बाद फिर आपकी प्रमोशंस होती है। ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, आप कितना वर्क कर रहे हो, आप कितना एफिशिएंट हो, उसके ऊपर भी वर्क करता है एंड वैसे वैसे आपको प्रमोशन मिलते जाते हैं। देखिए, अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपने ये जो टेक्निकल कोर्सेज है BTech वगैरह या फिर MS MCA MSc वगैरह आपने किया हुआ है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और ख़ास करके ये जो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। रिटन में अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो 100% आपका जॉब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में और कुछ जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो, साइंटिस्ट के पोस्ट में अप्लाई करने हो, साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो, या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू।